जी का स्वागत करेंगे। अब माननीय केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण और माननीय मेयर गांधीनगर। ट्री ऑफ लाइफ જે સમગ્ર માનવ જાતની સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને એકતાનું પ્રતીક છે। શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री राघवजीभाई पटेल, श्री बलवंतसिंह राजपूत, श्री कुंवरजीभाई बावरिया, श्री मुळुभाई बेरा, डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री हर्षभाई संघवी, श्री जगदीशभाई पंचाल, श्रीमती मीराबेन पटेल તેઓનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। अब आमंत्रित करते हैं भाजपा के स्थानीय पदाधिकारीगण कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रह्मोस के प्रतिकृति से स्वागत करें। भारतीय सेना शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का गौरव ब्रह्मोस से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री आशीष कुमार दवे, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर महानगर, श्री अनिल भाई पटेल, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर जिल्लो, श्री कनुभाई देसाई, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री गौरांग भाई पटेल, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, महामंत्री गांधीनगर महानगर। चतुर्थ अभिनंदन चरण माननीय प्रधानमंत्री जी का समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। श्री एन.पी. पटेल, नेचर फर्स्ट, श्री शंकु भाई पटेल, एनवायरमेंट केयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री महेंद्र भाई पटेल, वी केयर फाउंडेशन, श्रीमती प्रज्ञाबेन पटेल, आत्मन फाउंडेशन, श्री मिलिंद गुप्ते, गजानन। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके।
और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों, मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को किया था, 20 वर्ष मनाने का। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जयगान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने उसका रोडमैप बनाया और आज वो रोडमैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है
और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। अब कल्पना कीजिए 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा। उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। और जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। और इसलिए साथियों, जिस प्रकार से हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए, और आप देखिए जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए। क्या चर्चाएं होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा। ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं, उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे। ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात
जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। कहां नमक, कहां हीरे। ये यात्रा योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज ये सबसे बड़ा संकट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ मात्रा में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे। जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष मना गया। एक साल ऐसा था जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था। एक वर्ष ऐसा था जो हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, हेल्थ विभाग है तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, जल संरक्षण मंत्रालय है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस भूमिका से ये वर्ष मना। और आपको याद होगा जब हमने टूरिज्म ईयर बनाया तो पूरे राज्य में, उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, विशेष प्रयास किया गया। उसी समय एड कैंपेन चलाया, कुछ दिन को गुजारो गुजरात में। एक एक चीज उसमें से निकली, उसी में से रणोत्सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी का विकास हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं, यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगी। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, और मुझे याद है मैं राजनीति में नया नया आया था और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहले जीते। तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉर्पोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमन भाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे, तो हमने चिमन भाई को मिलकर के समझाना चाहिए कि ये जो लाल बस अहमदाबाद की है उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं और प्रहलाद भाई चिमन भाई को मिलने गए। हमने बहुत माथापच्ची की। हमने कहा ये सोचने जैसा है कि ये लाल बस अहमदाबाद के बाहर गोरा, गुमा, लांभा, उधर नरोड़ा की तरफ आगे, दहगाम की तरफ, इधर कलोल की तरफ आगे, उधर साणंद की तरफ आगे, उसको जाने देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करना चाहिए। तो सरकार के जैसे सचिवों का स्वभाव रहता है, यहां बैठे हैं सारे, उस समय वाले तो रिटायर हो गए हैं,